हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू मेरा क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर के जरिए मैं आप लोगों को टुलू लैंग्वेज के बारे में कुछ जानकारियाँ बताने वाला हूँ। वैसे आप लोगों को टुलू लैंग्वेज के बारे में तो पता ही होगा कि यह कर्नाटका और केरला के कुछ भाग, जो कोस्टल एरिया है केरला के और कर्नाटका में, वहाँ के कुछ लोग जो है टुलू लैंग्वेज बोलते हैं। अगर 2011 की जनगणना की बात की जाए तो 18.5 लाख जनता टुलू लैंग्वेज बोलते हैं। वर्तमान में या पिछले कुछ दिनों से ही, बहुतों दिनों से टुलू लैंड के बारे में जानकारी हम सुनते होंगे। टुलू लैंड की मांग हो रही है, एक सेपरेट नेशनहुड की रिकॉग्नाइजेशन, सेपरेट नेशनहुड मिले, इसके बारे में सरकार से मांगे की जा रही है। नया एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था, उसके बारे में भी, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी टुलू लैंग्वेज को रिकॉग्नाइजेशन मिले, उसके बारे में वहाँ के जनता जो टुलू लैंग्वेज स्पीकर है उनके द्वारा इसके बारे में बोला जा रहा है कि टुलू लैंग्वेज को रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के जरिए हम देखेंगे कि वर्तमान में जो मामला चल रहा है टुलू लैंग्वेज से रिलेटेड, वर्तमान में यही बात चल रहा है कि टुलू लैंग्वेज को भारत का जो संवैधानिक भाषा जो है, राज्य, उस भाषा का दर्जा मिले और साथ ही उनको 8 शेड्यूल में जोड़ा जाए। तो हम टुलू लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि टुलू लैंग्वेज एक द्रविडियन लैंग्वेज है। और यक्षगान के बारे में आप लोग सुने होंगे। यक्षगान क्या है? एक टुलू लैंग्वेज का आर्ट है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि टुलू लैंग्वेज जो है का 3 से 4 मूवी, 6 से 7 मूवी पर ईयर रिलीज होता है। और 8 शेड्यूल जानेंगे कि 8 शेड्यूल क्या है, 8 शेड्यूल का प्रोविज़न क्या है। हमारा जो संविधान का भाग 17वां 17th है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि चाइना में किस तरह से यूनेस्को के द्वारा एक इंटरनेशनल एक रिकॉग्नाइजेशन किया गया, जिसमें कि वर्ल्ड के जितने भी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को अप्रोप्रिएट करने के लिए इसके बारे में, कैसे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को मेंटेन किया जाए यूनेस्को के द्वारा, उसके बारे में सब जितना भी जानकारी है एक वीडियो के अंतर्गत आपको टुलू लैंग्वेज से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन दोनों का एक संग्रह देने का हम कोशिश करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कुछ ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सलाह हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमको ज़रूर बताइएगा कि क्या कर सकते हैं और अच्छा। तो जैसे टुलू लैंग्वेज के बारे में हम लोग जानेंगे। टुलू लैंग्वेज यानी कि टुलू भाषा। ये जो टुलू भाषा है, टुलू भाषी लोग आपको मेनली इंडिया में 2 राज्य जो है वहाँ पे मिलेंगे। 2 राज्य कर्नाटका और केरला में। कहाँ मिलेंगे? कर्नाटका एंड केरला। कर्नाटका और केरला में टुलू भाषी लोग मिलेंगे आपको। मेन बात क्या है? वर्तमान जो न्यूज में टुलू भाषी है, वर्तमान में टुलू भाषी का आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यह चाहते हैं कि गवर्नमेंट टुलू लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दे। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुलू लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दे। ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने का मतलब क्या हुआ कि ऑफिशियल कार्यकाल जो भी हो, ऑफिशियल कार्यकारी जो हो इस लैंग्वेज के थ्रू हो। जैसा कि आपको पता होगा ऑफिशियल लैंग्वेज के स्टेटस के बारे में या स्टेट लैंग्वेज के बारे में। अगर नहीं भी पता है तो इसी वीडियो में आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि भारत का संविधान का 17वां भाग है, पार्ट 17 जो है, उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। जैसा कि उसमें आप लोग जानते होंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 432 से 351 यानी कि 343 से लेकर 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ स्टेट के बारे में बतलाया गया। उसी में रिकॉग्नाइजेशन चाहता है टुलू लैंग्वेज भाषी लोग जो है उसके बारे में। दूसरा बात तो आप देखे होंगे कि इससे कुछ दिन और इतना ही नहीं, 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज में तो इनको चाहिए ही, ऑफिशियल लैंग्वेज में इनको तो जगह चाहिए ही टुलू लैंग्वेज को। और साथ साथ यह चाहते हैं कि जो 8 शेड्यूल जो है, 8 शेड्यूल में इसको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए। आप जानते होंगे कि किसी भी लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में डाल देने के लिए भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण है। पहला आर्टिकल जो है
पहला आर्टिकल जो है 344(1) और दूसरा आर्टिकल जो है 351 ये दोनों आर्टिकल में 8 शेड्यूल के बारे में बताया गया। अभी तक 22 भाषा जो है 8 शेड्यूल में है, और 8 शेड्यूल में कोई भी भाषा अगर रिकॉग्नाइज हो जाता है तो उसका तो सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है, उस भाषा को एडवांटेज यह होता है कि उस भाषा को जो साहित्य एकेडमी है, साहित्य एकेडमी को क्या बोलते हैं हम लोग, साहित्य एकेडमी में रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है, जिसके बारे में डिटेल से आप पढ़िएगा। थोड़ा सा ब्रॉड में आपको बतला देते हैं ताकि आपको फ्यूचर में, और यूपीएससी ऑप्शनल में आप ले सकते हैं इसको। पेन इंडिया मूवमेंट में जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हुए, एमएलए हुए या पार्लियामेंट हुए, वो पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर मतलब स्टेट लेजिस्लेचर हो, वहाँ पे ये टुलू लैंग्वेज जो जिस लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में जगह मिलता है, वहाँ इस लैंग्वेज बोलने वाले को पार्लियामेंट में एक रिस्पेक्ट के साथ वो बोल सकते हैं। वैसे कोई भी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, बट एक ऑफिशियल दर्जा मिल जाने के बाद एक अलग ही स्टेटस मिलता है। यही स्टेटस के लिए कर्नाटक और केरला में जो निवास करते हैं व्यक्ति जो यह भाषा बोलते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि कर्नाटका का जो कोस्टल, केरला का जो कोस्टल एरिया है, उस एरिया में टुलू लैंग्वेज का बोलने वाले की संख्या ज़्यादा है, और साथ में 2 ही डिस्ट्रिक्ट जो है उसको टुलू, वहाँ पे टुलू लैंग्वेज बोला जाता है। तो हम चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान क्यों न्यूज में है टुलू लैंग्वेज? तो वर्तमान न्यूज में इसलिए है कि कर्नाटका और केरला के जो टुलू स्पीकिंग पीपल्स हैं वह चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में इन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दे, और साथ साथ इनको क्या करे कि 8 शेड्यूल में टुलू लैंग्वेज को ऐड कर दे। ये तो अभी का मामला है। इससे कुछ दिन पहले 2020 में आपको पता होगा कि 2020 में क्या आया था, एक नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था। देखिए भैया, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होते रहता है। आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपको कोई भी टर्मोलॉजी समझने में ध्यान देना है। ये नहीं कि हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। हम बाइलिंगुअल रखने का कोशिश करते हैं, और हमारा संविधान का जो एक 8 शेड्यूल है उसमें एक भाषा मैथिली भी है, और हम मैथिली भाषी हैं छिए, तो मैथिली में भी एकरा बाजे के हम कोशिश करबै, समझलिए ना। तो हम मैथिली में भी बाजे के कोशिश करब। तैं यह लैके अहाँ कोशिश, अहाँ से मैं यही रिक्वेस्ट करब कि लैंग्वेज ने अहाँ कॉन्सेप्ट पर समझे के कोशिश करूँ। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में NEP में नहीं देखे हुए थे, NEP में इसमें भी का बोले, वो उस टाइम भी मामला उठा था 2020 में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आएगा उसमें टुलू लैंग्वेज को रिकॉग्नाइजेशन मिले, उनको टुलू लैंग्वेज को एक स्टेटस मिले। तो ये बात है। वर्तमान क्यों है वर्तमान न्यूज में? पहले एक कारण के वजह से, एक कारण यह है कि उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाए टुलू को, और दूसरा क्या मिल जाए, 8 शेड्यूल में दर्जा मिल जाए। अब चलिए ऑफिशियल लैंग्वेज जब हम इतना बार बोल रहे हैं तो आपके मन में भी जिज्ञासा होता होगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हम किसको हैं। तो जरा हम बात पढ़ते हैं किसके बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ का है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड करता है, भारत में इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं, या लैंग्वेज ऑफ स्टेट। लैंग्वेज ऑफ स्टेट जो होता है, मतलब लैंग्वेज ऑफ स्टेट यानी कि राज्य का जो राज्य भाषा होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यह हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है, यह ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस भाग में लोकेटेड है, इसका लोकेशन कहाँ, संविधान में इसके बारे में कहाँ चर्चा किया गया? तो संविधान में इसके बारे में जो चर्चा किया गया है वो पार्ट ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में चर्चा किया गया था संविधान का पार्ट 17वां में। संविधान का पार्ट 17वां में 17th में पार्ट 17 जो है, इसमें भाग 17 में इसके बारे में चर्चा किया गया था। इस कौन सा आर्टिकल है इससे रिलेटेड, ये भी तो आपको पता है। संविधान है तो संविधान में कुछ भी चीज़ किसके थ्रू दिया जाता है, आर्टिकल के थ्रू दिया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमें फंडामेंटल राइट मिला, उसके लिए भी एक सेपरेट आर्टिकल है। हमें नागरिकता मिला, भारत का संविधान के बारे में आप पढ़िएगा तो पहला भाग क्या है, भारत के बारे में बताया जाता है। और भारत डेट इज इंडिया, भारत को इंडिया और
दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल फर्स्ट कहता है। तो पहला भाग किससे रिलेटेड है? पहला भाग संविधान के भारत के रेल से रिलेटेड है, भारत का राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। दूसरा भाग सिटीजनशिप, तीसरा भाग फंडामेंटल राइट, चौथा भाग डीपीएसपी, पांचवा भाग इसी तरह से पांचवा भाग में आप सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लेवल के पार्लियामेंट सब के बारे में पांचवा भाग में पढ़िए। इसी तरह से सोमन चलते जाता है भारत के संविधान। इसके बारे में अभी उतना नहीं जानना, बस हमको ये जानना है कि पार्ट 17वां जो है इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, और जिसके अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 टू 351, यानी कि 343 से लेकर 351 तक क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है। मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में या स्टेट लैंग्वेज ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा किया गया। हिंदी और इंग्लिश भाषा के बारे में संविधान सभा का आप डिबेट पढ़िएगा तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रहा था। कोई चाहता था कि हम हिंदी भाषा को बना ले ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई चाहता था उर्दू बना ले। जैसे पाकिस्तान अगर बना ना, पाकिस्तान का गठन हो गया, वहाँ का तो उर्दू बन गया, और उसके बाद क्या बना, हिंदी को बनाना चाहता था। फिर किसी को इंग्लिश चाहिए, तो सब अपने अपने भाषा को अपना दर्जा दिलाने का कोशिश करता है, क्योंकि भाषा में ट्रेडिशन और कल्चर, सबको चाहिए कि मेरा कल्चर और संस्कृति भाषा सुरक्षित रहे। इसलिए आप देखते होंगे कि भारत का संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें माइनॉरिटी को एक यह राइट दिया गया है कि वो अपने लैंग्वेज का प्रोटेक्शन, अपने कल्चर का प्रोटेक्शन, अपने ट्रेडिशन का प्रोटेक्शन करे। तो आर्टिकल 343 से इसके बारे में बताया गया। अब देखिए आर्टिकल का जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड 345 है, ऑफिशियल लैंग्वेज 345 जो आर्टिकल है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट बाय एडॉप्ट एनी वन और मोर देन लैंग्वेज। मतलब इसमें मोटा मोटी आर्टिकल 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज को जो हिंदी है, या तो कोई स्टेट हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मान ले या हिंदी के साथ किसी अन्य लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज मान ले। ये आर्टिकल 345 में दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज को मानने से रिलेटेड संविधान का आर्टिकल 345 है, जो भाग 17वां के अंतर्गत आता है। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं 8th शेड्यूल के बारे में। 8th शेड्यूल में आप लोग जानते होंगे कि भारत के का जो संविधान है, भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 9th शेड्यूल 8th शेड्यूल तक ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। 9th शेड्यूल एक नया जोड़ा गया था बाद में, और जिसमें जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है, 9th शेड्यूल बनने से पहले का लॉ, जो भी कानून बनता है, लॉ किसको कहते हैं? आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग लॉ को बताया गया। लॉ क्या होता है? जो भी स्टेट लेजिस्लेशन हो, पार्लियामेंट हो, या कोई भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के द्वारा, किसी के भी द्वारा कोई एक्ट मतलब कोई रूल बनाया गया, रेगुलेशन बनाया गया, उसको लॉ माना जाता है। तो लॉ आर्टिकल 13 जो होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, दोनों है आर्टिकल 13 में, जो समान मौलिक अधिकार के रिलेटेड है। तो कोई भी 9th शेड्यूल उससे रिलेटेड है। इस सब के बारे में आप लोग आगे पढ़िएगा। फिलहाल हमको किसके बारे में पढ़ना है? आर्टिकल 345 जो कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हमको जानकारी देता है। उसके बाद 8th शेड्यूल में क्यों जोड़ना चाह रहा है? तो 8th शेड्यूल में क्या क्या 8th शेड्यूल का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल कहाँ लोकेटेड है, तो 8th शेड्यूल के बारे में चर्चा किया गया है आर्टिकल 344 का फर्स्ट भाग, सब क्लोज 1 जो 344 का सब क्लोज 1 जो है, और 351 में ऑफिस ये जो 8th शेड्यूल के बारे में, 8वीं अनुसूची के बारे में चर्चा किया गया। 8वीं अनुसूची में कौन कौन सा भाषा अभी लिस्टेड है? तो अभी तक 22 गो भाषा अभी लिस्टेड है। जिस भाषा के बारे में अगर आपको जानना है कौन कौन सा भाषा लिस्टेड है, तो सबसे पहला है आसमी है, जो भाषा 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज जो जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हम आपको लिस्ट एक बार बता देते हैं। आसमी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, उसके बाद काश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, उसके बाद सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और
डोगरी। मैथिली कितना है 21, 21वां जो भाषा है मैथिली है, और 22वां भाषा जो है डोगरी है। लास्ट में यही भाषा को ऐड किया गया था। अब 23वां भाषा के लिए टुलू को ऐड करें, ऐसा मांग चल रहा है। वैसे बहुत सारे भाषा के बारे में को ऐड करने की मांग चलता रहता है। तो ये बात है 8 शेड्यूल संविधान का जो आर्टिकल है 344 और 351 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में चर्चा किया गया है 345 में, और ये इसके बारे में टोटल किस भाग 17वां में है आर्टिकल, जिस भाग 17वां भाषा से रिलेटेड है, जिसमें आर्टिकल 343 टू आर्टिकल 351 यानी कि 343 से 345 तक इसमें रिलेटेड है। अब चलिए थोड़ा सा टुलू लैंग्वेज के बारे में भी जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा टुलू लैंग्वेज किए हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखिए टुलू लैंग्वेज जो है एक द्रविडियन लैंग्वेज परिवार से आया हुआ। द्रविडियन लैंग्वेज के बारे में अगर जानिएगा तो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में बोला जाता द्रविडियन लैंग्वेज बोला जाता है। 22 मिलियन पीपल, 220 मिलियन पीपल राइट नाउ द्रविडियन लैंग्वेज बोलता है। अगर द्रविडियन लैंग्वेज में कौन कौन सा भाषा अगर शामिल है इसके बारे में अगर आपको जानना है, साउथ श्रीलंका में भी ये बोला जाता है। तमिल हुआ, उसके बाद मलयालम हुआ, कन्नड़ हुआ, ये सब कहाँ से है? द्रविडियन लैंग्वेज। और टुलू भी जो है, टुलू किस लैंग्वेज से जुड़ल है? ये द्रविडियन लैंग्वेज से ही टुलू भी जुड़ल हुआ है। द्रविडियन लैंग्वेज, द्रविडियन शैली भी है। और ये मतलब इसके बारे में आप लोग इतिहास जो पढ़िएगा उसमें देखिएगा। ये जो लैंग्वेज टुलू लैंग्वेज है, इसको बोलने वाले पीपल जो है कर्नाटका के 2 डिस्ट्रिक्ट में, मेनली 2 जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका का 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इसको बोलने वाले पीपल मिलेंगे आपको। जिसमें अगर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप जानना चाहते हैं तो दक्षिणा कन्नड़ा और उडुपी ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर आपको दोनों कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का अगर उसके बारे में जानना है, दक्षिणा कन्नड़ा एंड उडुपी, ये 2 जगह है, दक्षिणी कन्नड़ा और उडुपी। कहाँ पे है? कर्नाटका में है, कर्नाटका में। और अगर केरला में पूछा जाए, केरला के किस डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है तो कासारागोड, जो कासारागोड डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे ये लैंग्वेज बोला जाता है। अगर ये बोलने वाले आदमी के बारे में पूछा जाए, भारत में कितने जनसंख्या जो है पीपल जो है ये बोलते हैं, तो 2011 के अनुसार 2011 का जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार अप्रॉक्सीमेटली इतना लाख मतलब 48,000 के 18 लाख 18.5 लाख के लगभग व्यक्ति जो है भारत में टुलू लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति हैं। मतलब 18.5 लाख व्यक्ति अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो भी जनगणना हुआ था। और ये जो रीजन है, ये मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का और 1 डिस्ट्रिक्ट केरला का, इस रीजन को, ये जो रीजन वाले व्यक्ति हैं, ये रीजन वाले व्यक्ति कहते हैं कि हमको एक सेपरेट स्टेटहुड दे दीजिए, मतलब हमको एक अलग राज्य बना दीजिए। और उस राज्य को अपने आप से ये नाम बताते हैं टुलू लैंड। इस राज्य को किस नाम से बनाते हैं? टुलू नाडू के नाम से ये लोग चाहते हैं कि हमको एगो सेपरेट स्टेटहुड का रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए। ये इनफॉर्मली है, ये सरकार ऐसा कुछ नहीं अभी तक किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्तमान तक कुछ भी नहीं किए हैं। ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 27 जून 2021 को हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सॉरी 17 जून है आज, 17 जून 2021 आज के दिन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक इस टाइप का कोई सूचना नहीं मिला कि इसको कोई किया गया। और वैसे भी कितना भारत को बांटेगा, बहुत अपने स्टेट बन गया है, सबको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए। अब इसके बारे में देखिएगा कि इसका जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है, मतलब इनक्रिप्शंस जो भी लिखावट सामग्री सब जो मिलेगा, तो ये इसका सामग्री सब जो ओल्डेस्ट सामग्री सब जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 14th to 15th AD का। 14 to 15 सेंचुरी जो AD है उस समय में आपको इसका इनक्रिप्शंस मिलेगा।
इंक्रिप्शंस जो भी लिखा हुआ सामग्री सब इसमें मिलेगा। इसका जो फ्यूज ईयर एगो मतलब कुछ साल पहले क्या हुआ था कि कर्नाटका का जो सरकार था, गवर्नमेंट स्कूल में इन्हें पढ़ाने की अनुमति दे दिया गया था। गवर्नमेंट स्कूल जो है कर्नाटका सरकार ने तुलु लैंग्वेज को पढ़ाने की रिकॉग्निशंस दे दिया था गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद जो टुलु लैंग्वेज का आर्ट और कल्चर के बारे में बात करें तो टुलु लैंग्वेज आर्ट और कल्चर के मामले में ओरल लिटरेचर से भरा हुआ है। यानी कि हम टुलु लैंग्वेज को बोल सकते हैं, यहाँ पे टुलु लैंग्वेज में ओरल ट्रेडिशनल लिटरेचर आपको मिलेगा, यानी कि ओरल बोल कर लिखने वाला जो लिटरेचर सब होगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पे फोल्क सॉन्ग भी मिलेगा, लाइक पदना जो होता है, पदना सॉन्ग जो होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल्स भी मिलेगा फोल्क, जैसे यक्षगान हुआ, ये भी टुलु लैंग्वेज का ही है। यक्षगान टुलु लैंग्वेज से ही रिलेटेड है, इसी के आर्ट और कल्चर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कुछ मूवी भी आपको दिखने में मिलेगा टुलु लैंग्वेज, और कुछ नहीं, प्रत्येक साल 7 से 8 मूवी रिलीज होते हैं टुलु लैंग्वेज में। अगर आप देखिएगा कि केस क्या है, मतलब इसको क्यों हम रिकॉग्नाइज करें टुलु लैंग्वेज को, या कोई आए दिन कोई भी भाषा वाले, आजकल कोई भाषा बोलने वाले व्यक्ति चाहते हैं कि हमको रिकॉग्नाइज मिल जाए, स्टेटहुड मिल जाए, मतलब ऐसा क्यों चाहते हैं? इसका संविधान में क्या प्रोविज़न है? तो आप देखते होंगे कि हमारा जो संविधान का भाग 3 है, पार्ट 3 है, जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, उसमें बताया ये गया है कि फंडामेंटल राइट को आप लोग जानते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं इंडिया का। इसके बारे में ब्रिटेन से जुड़ा इतिहास है, जो बाद में आप लोगों को कभी हम बताएंगे इसी चैनल पे, कभी नहीं, आगे वाले वीडियो में आपको पता चलेगा उसके बारे में। तो हमारा जो संविधान है, उस संविधान का आर्टिकल 29, मौलिक अधिकार का आर्टिकल 29 जो है, वह आर्टिकल 29 बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि यह आर्टिकल माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देता है कि अपना वो लैंग्वेज बचाए, कल्चर बचाए, उसको बचाने को देता है। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन में इतने कम बोलने वाले को माइनॉरिटी ही बोलेंगे। माइनॉरिटी कौन होगा, मेजॉरिटी कौन होगा, इसका डिबेट तो सब दिन भारत में चलते रहता है। और इस डिबेट के बारे में अगर आप देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पे आके बताते हैं माइनॉरिटी कौन है। तो जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगा उसको मेजॉरिटी कहेंगे, जिसकी जनसंख्या कम होगा उसको माइनॉरिटी कहेंगे। जो भी माइनॉरिटी हो, चाहे लिंग्विस्टिक लेवल पे हो, कल्चरल लेवल पे हो, उसको लिंग्विस्टिक लेवल उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है आर्टिकल 29 के थ्रू कि आप अपने लैंग्वेज को, आप अपने ट्रेडिशन को, आप अपने कल्चर को बचाएं। इसी के थ्रू इसको रिकॉग्नाइजेशंस मिलेगा। अब बात आती है कि योलो प्रोक्लेशंस के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये तो इंडिया लेवल में प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 के थ्रू मिलता है किसी भी लैंग्वेज को, लेकिन योलो प्रोक्लेशंस क्या कहता है आप लोग, ये पहला योलो में प्रोक्लेशंस हुआ था जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है। लैंग्वेज को प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको मतलब डेवलपमेंट करने के लिए पहला स्टेप का वर्ल्ड लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। कब हुआ था? 2018 में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंजियांग जो है, सेंट्रल चाइना का जो पार्ट है सिंजियांग, वहाँ पे इसका सिंजियांग जो है, सिंजियांग का जो हुमन प्रोविंस है, हुमन राज्य जो है, उसमें हुआ था। बात आती है सेंट्रल चाइना। सेंट्रल चाइना क्या होता है? चाइना का जो मेन भाग है उसको सेंट्रल चाइना बोलते हैं, जो एक्सपेंड करके वो किया है उसको रेस्ट चाइना बोलते हैं। सेंट्रल चाइना मतलब मेन भाग। उसमें क्या हुआ था 2018 में 2018 में एक यूनो प्रोक्लेशंस हुआ था। यूनो प्रोक्लेशंस क्या बतलाता है? ये किसके द्वारा यूनो प्रोक्लेशन ऑर्गेनाइज किया गया था? तो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को किससे रिलेटेड है? तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। और ये जो भी कल्चर होता है, आप आए दिन सुनते होंगे कि यूनेस्को ने फलना जगह को हेरिटेज में दे दिया, उस जगह को हेरिटेज में, उस लैंग्वेज को प्रोटेक्शन दिया। तो यूनेस्को इससे रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च, इन सब बातों से रिलेटेड वर्क करते रहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसने यूनो प्रोक्लेशन में हुआ क्या, कि यूनो प्रोक्लेशन का मेन मकसद ये था कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बनाए रखे, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज हो, क्योंकि ज़्यादा लैंग्वेज होगा ज़्यादा स्क्रिप्चर मिलेगा, ज़्यादा आदमी को बोलने का तरीका मिलेगा, हम किसी एक लैंग्वेज पे जुड़े हुए नहीं रहेंगे। तो वो क्या किया कि मतलब एक स्टेट लेवल हो, नॉन गवर्नमेंट इंटर स्टेट लेवल हो, इंटरनेशनल लेवल हो या NGO लेवल में हो, कोई भी लेवल हो, उस लेवल में बोला ये गया कि कोई भी लैंग्वेस्टिक डाइवर्सिटी है, उस लैंग्वेस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए जो भी काम किया जाए उसके बारे में यूनो प्रोक्लेशंस में हुआ था। यूनो प्रोक्लेशन कहाँ हुआ था? चाइना में 2018 में। अब देखते हैं कि 8 शेड्यूल में आए दिन ये सब चाहता है कि मेरा लैंग्वेज 8 शेड्यूल में आ जाए। तो 8 शेड्यूल में आने का क्या फ़ायदा होता है? तो 8 शेड्यूल में कोई भी लैंग्वेज आ जाए उसका तो पहला फ़ायदा होता है कि उसको साहित्य एकेडमी में रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है। साहित्य एकेडमी क्या होता है कि इंडियाज नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर उसको कहा जाता है। साहित्य एकेडमी को इंडियाज एकेडमी ऑफ, लाइट कट गया कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए, इंडियाज नेशनल एकेडमीज ऑफ लेटर बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंडिया लेवल पे कोई भी लैंग्वेज है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, उस लैंग्वेज को प्रमोशन करने के लिए मिलता है, उस लैंग्वेज से जुड़ा सब कुछ, सब फायदा उस लैंग्वेज से जुड़ा आपको मिलते रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड फ़ायदा इससे क्या होगा? फर्स्ट फ़ायदा तो उसका ये होगा कि मतलब उसको साहित्य एकेडमी में, अगर कोई लैंग्वेज 8 शेड्यूल में आ जाए तो साहित्य एकेडमी में उसको दर्जा मिल जाएगा, रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा होगा कि इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ईजिली से, को जो भी स्पिरिचुअल हो, जो भी चीज़ हुआ तो इसको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसमें ट्रांसलेट होकर आपको मिलता रहेगा। उसके बाद तीसरा फ़ायदा इसके अंतर्गत आएगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे MP हो या MLA हो। आप बताइएगा MP कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में बैठेंगे। MLA कहाँ बैठते हैं? स्टेट लेजिस्लेशन में बैठेंगे। तो यहाँ पे जिस लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में जोड़ा गया तो वहाँ पे एक प्रकार का मतलब रिस्पेक्टली बोल सकते हैं इस लैंग्वेज में कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिस्पेक्टली। वैसे अभी भी बोल सकते हैं किसी भी लैंग्वेज, बट 8 शेड्यूल में जुड़ा हुआ थोड़ा एक अलग टाइप का फीलिंग आता है। उसके बाद क्या होता है कि UPSC सब एग्ज़ाम जो होता है उसमें आप ऑप्शन के रूप में इसको टैग कर सकते हैं, ले सकते हैं, ऑप्शन के रूप में इसको ले सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि इसके लिए स्पेशल फंड मिलने लगता है। ये जो लैंग्वेज को प्रोटेक्शन करने के लिए, इसका डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल फंड मिलना शुरू हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो, एक स्पेशल फंड इसके थ्रू मिलने लगता है। तो सोच रहे हैं ना, एक बार अगर 8 शेड्यूल में आ जाने के बाद इतना फ़ायदा होता है। उसके बाद जो इसका होता है, इससे एक और फ़ायदा होता है कि टीचिंग ऑफ, जो भी स्कूल होता है, जो भी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में हो या हाई स्कूल में हो, उसके लिए पढ़ाने के लिए इसका ट्रेडिशन किया जाता है, मतलब इसको पढ़ाने का जुगाड़ कर दिया जाता है कि हाई स्कूल में इसको पढ़ाया जाएगा। तो हम आज टुलु लैंग्वेज के बारे में पढ़े थे। टुलु लैंग्वेज भारत के 2 स्टेट में मिलेंगे आपको, कर्नाटका और केरल। उसके बाद इसको 8 शेड्यूल में जोड़ने की मांग चल रही है। तुलु नाडु की भी मांग चल रही है। तुलु नाडु सब तो नहीं, पहले 8 शेड्यूल वर्तमान का माहौल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जुड़ा, ये समझिए ना, इसको पैन इंडिया मूवमेंट में पैन इंडिया लेवल पे इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइजेशन चाहता है, और हर भाषी जो चाहते होते हैं उनको इसी टाइप का रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो जो भी हो, जिस टाइप का हो, इस टाइप का हम ये वीडियो आपको बनाएं, और जैसा भी आपको लगा थैंक यू। और कोई इस टाइप का सजेशन हो तो आप हमको बताइए, नए वीडियो में सुधार होगा। बाय।